This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन हम रोज़ाना की बुनियादों पर गुफ्तगू करते हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बढ़ते और घटते शेयर्स, उनकी कीमतें। थोड़ा इंडेक्स के मुतालिक आपको बताते हैं। इंडेक्स के बारे में आज जो ख़बर है वो तो बड़ी अजीब सी है। मार्केट जो नीचे की जानिब गई है और मनफी 402.35 पॉइंट्स के साथ की गिरावट के साथ जो है वो, अगर आप देखें अभी नहीं, माजरत 473.38 पॉइंट्स। मैं दोबारा से दोहरा दूँ, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स है उसमें 473.38 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है और वॉल्यूम इंतहाई कम, इंतहाई, जो जब तक की ख़बरें मेरे पास हैं। और मार्केट जो है वो 37,000 की नफसियाती हद से नीचे गिर पड़ी। क्यों? आज क्या ऐसी बुरी ख़बर आ गई कि मार्केट इस जानिब आ गई? किसी ने अपना उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा अंधेरे में तीर लगा दिया, चला दिया कि लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर दी। तो अगर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर दी तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई फिर उसके असरात जो मार्केट के ऊपर मुरतब हो रहे हैं पहले क्यों नहीं हुए? प्रॉफिट टेकिंग कल कर लेते, परसों कर लेते, तरसों कर लेते, आज कर दी। जुमे के दिन वैसे भी मामला बड़ा ही पेचीदा नोयत का होता है। जैसे मैंने बताया, बहुत से फ्राइडेज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, पोजीशन लोग कोशिश करते हैं अपनी ऐसी करें कि वो होल्डिंग को लिक्विडेट करें, मेंटली सुकून में आ जाएं कि भाई इतने पैसे मैंने हफ्ते में कमा लिए। तो बहुत से छोटे और दरमियाने दर्जे के सरमायाकार जुमे को माल बेचकर सैटरडे और संडे को थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने मुनाफे के साथ। मुमकिन है वो एक बात हो। दूसरी बात ऐसे हो सकती है कि ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं कि जो मार्केट को 37,000 पॉइंट से ऊपर लेकर जाती। क्योंकि देखिए, हर बात में मैं ख़ुद को झूठा नहीं कह सकता। लोग कहते हैं तुम बड़े मनफी नौयत के आदमी हो। तो मनफी नौयत के लोग वो नहीं जिन्होंने आज मार्केट गिरा दी, जबकि सारे इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर ऐसा मुझे दिखा नहीं कि जो बुरा हो, सिवाय ये कि शीरी मज़ारी को किसी ने कुछ कह दिया और ख्वाजा आसिफ साहब की जो है उस पर माफ़ी आ गई। अगर ये मनफी रुझान करने की वजह है तो भाई फिर मुझे गिरेबान से पकड़ लो। इसके अलावा तो कोई मुझे ऐसी कोई ख़ास वजह दिखाई नहीं दी। MSCI इंडेक्स का कल भी वही स्टेटस था, यानी कि हमारा एक शॉर्ट है उसको हासिल करने के लिए। आज भी वही है कि वी हैव ए शॉर्ट ऑन गेटिंग इन, बट देयर इज़ ऑब्वियसली देयर आर चांसेस के ना भी हो। और हमारी मार्केट में कौन पूछने वाला है? अगर ना भी हुआ तो क्या कर लेंगे, और अगर हो भी गया और मार्केट गिर गई तो हम क्या बिगाड़ लेंगे? मसला ये है कि मार्केट नीड्स टू मूव रियलिस्टिकली। रियलिस्टिक मूवमेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे मूवमेंट होने चाहिए जो समझ में आए। जी, लाइव कॉलर है। कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम लाहौर से। वालेकुम सलाम। असलम साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हुक्म करें। सुबह नमाज फजर की पढ़ने के बाद, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद अगर कोई प्रोग्राम देखा जाता है तो वो सुबह 9 बजे जो वहाँ पर चलता है वो देखते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। हुक्म करें। अच्छा, तो अली भाई बात ये है कि मैं तकरीबन कोई 98 से काम कर रहा हूँ, लेकिन सारा होल्डिंग में काम करता हूँ। तो अब ये पोजीशन है कि आप इसी को ले लीजिए कि जैसे हबीब बैंक है, हबीब बैंक मैंने लिया था 235 रुपए में IPO जब हुआ था, उस वक्त से मेरे पास पड़ा हुआ है और इसका रेट डे बाई डे नीचे आता चला जा रहा है। तो अब मैं सेल आउट करना चाह रहा था। काइंडली कोई ऐसा सेक्टर बता दें कि ताकि ये जो लॉस वगैरह थोड़ा बहुत हुआ वो रिकवर हो जाए। भाई असल में असलम साहब बात यह है कि माल बेशक जब आपने लिया होगा, और इसमें कोई शक नहीं, आपने बड़े शेयर का और अच्छे मुस्तनद कंपनी वाले शेयर का नाम लिया है। अब वो मेरा वाला रूल है कि मालिक कौन है उसके हिसाब से भी शेयर पूरा उतरता है। कंपनी कारोबार क्या करती है उस उसूल से भी शेयर बिल्कुल सही बैठता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी जानिब अगर देखें, बिज़नेस मॉडल भी फिट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अच्छी बात कहती है, और मालकान ऐसे टाइट हैं इसके हबीब बैंक के कि उनको कुछ होने वाला नहीं। मतलब हबीब बैंक के जो अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं ना, मैं आपको ये बात बताऊं, या आप ओनर कह लें, उनका ऐसा है कि ये आपकी चेकबुक के ऊपर भी साइन करके दे देंगे ना तो बैंक इनको पैसे दे देगा। अब शेयर की कीमत
बात यह कुछ शेयर महंगे होते हैं, कुछ शेयर सस्ते होते हैं। आप चूँकि होल्डिंग का आपने जिक्र किया, मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं। आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के साथ यानी शेयर खरीदते हैं, मैं समझ गया आपकी बात को। अब बात ये कीमत कब बढ़ेगी, ये एक सवाल बड़ा अजीब व गरीब आपने पूछ दिया। कीमत तो हर वो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कैलकुलेशन पे असलम साहब या जो फार्मूला मैंने आपको बताया था उस पर पूरा उतरता है तो आज नहीं तो कल वो अपनी कीमत तक पहुंच जाएगा। अगर उस फार्मूले के मुताबिक वो सही नहीं रहता। अभी इस फार्मूले के मुताबिक कम से कम कीमत हमने निकाली थी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकाली थी, कम से कम कीमत हमने निकाली थी अपने तई। कम से कम एक हमने एवरेज, लॉ ऑफ एवरेजेस यूज़ करते हुए एक बिल्कुल झटका हिसाब करते हुए बताया था कि जो कंपनी 1 रुपया 1 साल के अंदर डिविडेंड देती है, आज की तारीख में एक जट का हिसाब आपको बताया था कि रफ एस्टिमेशन का बैंड 16 से 17 रुपए के दरमियान उसका स्टार्ट होगा, जो फार्मूला आपको गॉर्डन मॉडल बताया उसके मुताबिक। और उसमें से जी को निकाल दिया क्योंकि उसमें गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल है। तो गॉर्डन मॉडल वाले नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे यार आपने ग्रोथ रखी नहीं, क्योंकि गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल कहलाता है, इसमें ग्रोथ का एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड को आपने रखना है और मार्केट को रखना है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को। कल एक बहन थी, वो कहने लगी कि आप बैंक कंपेयर किसी से तो करना है ना, तो बैंक रेट से कंपेयर तो करना पड़ेगा। चलो बैंक रेट से कंपेयर नहीं करूं, सेविंग स्कीम से कंपेयर करना पड़ेगा। हमारे मुल्क में तो हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ना कोई सवाल उठा देता है कि ये सही है गलत है। बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जिसमें तोल में गड़बड़ होती है, बेचने वाला झूठ बोलता है या कसम खा के बेचता है। तो अब हर चीज़ के अंदर मैं मजहबी मतलब ये कि मजहबी तो मैं मामलात के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो बेसिक एक बात करता हूँ। अच्छा, एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब हैं जनाब, कहाँ से? मैं हिना बात कर रही हूँ। जी हिना साहिबा, लाहौर से। जी हिना साहिबा, मैं मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मैं इस बिजनेस में आना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अभी फ़िलहाल तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। अभी गिरती मार्केट में, पहले चढ़ती मार्केट थी, कुछ आपको बता सकता था, आज तो मार्केट गिरी। मेरे उस्ताद ने बताया बेटा गिरती मार्केट के अंदर हाथ डालने से पहले थोड़ा सा सोचना। तो आज की तारीख में, क्योंकि देखें टिप्स ऑफ द ट्रेड थोड़ा सा इसमें हमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी लेना पड़ता है, तो बहन आज की तारीख में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मंडे तक इंतज़ार कर लें, फिर हम मंडे को तय करेंगे कि आपको आपके 50,000 रुपयों के साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर आपको कहूँगा किसी और, एक तो यहाँ पे ये बड़ा झगड़ा है ना कि अगर मैं आपको कह दूँ किसी स्कीम में लगा दें तो वो बुरा, अगर म्यूचुअल फ़ंड का बता दूँ तो वो फिर एक मसला, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड के अंदर भी अब ऐसा चक्कर आ गया। कल हमारी एक बहन थी नफीसा बहन, उन्होंने कहा कि जी ये सूद का आपने बताया, सूद तो आराम होता है, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना ठीक होता है। अब बहन बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर तो बच्चों की फ़ीस भी बैंक में जा रही है, बेचारों का क्या कसूर, हम अपने तई तो कुछ नहीं कर सकते। इस निज़ाम को ठीक करने के लिए तो जो निज़ाम के बड़े हैं उनको काम करना पड़ेगा। आज के लिए बहन हिना आपसे गुजारिश करूँगा कि रुक जाओ, मंडे को बताऊँगा आप 50,000 रुपये के साथ क्या करना है, आज नहीं बता सकता कि क्या करना है। असलम साहब का पूरा जवाब दे रहा हूँ। असलम साहब बोल रहे हैं कि अब मैंने पैसे वहाँ लगा दिए, अब मैं वहाँ से निकला हूँ, अब मैं किसी ऐसे शेयर में पैसा लगा दूँ जिससे मुझे मुनाफा हो जाए। ये फिर एक और मुश्किल सवाल। देखें असल में अमीर बनने के लिए मैंने देखा है सोशल मीडिया पर भी आजकल लोग शुरू हुए हैं हाउ टू बिकम रिच। ऐसे नहीं होता रात को सो दिन में जागो अमीर हो जाओ, या कोई ऐसे कोई सोने के सिक्के नहीं हैं जिनको मैं ज़मीन में दबा दूँ और उनमें से दरख्त निकल आए। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर रखना। देखो आज जितने लोग अमीर बनना चाहते हैं ना, प्रोग्राम गौर से सुनो, अमीर जितने लोग बनना चाहते हैं, मेरी एक बात सुनो, नोटू को खींचता है, जिसके पास पैसा है ना वही मज़ीद रिच होगा। हम लोगों के लगेंगे तुक्के या लगेंगे छक्के, कोई एक आधा बंदा हम में से उभर के ऊपर आ जाएगा, बाकी सारे लोग नीचे रह जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई फार्मूला अकल और इल्म के साथ आगे बढ़ेगा। गोरे ने देखो हमसे कुछ नहीं लिया, न ज़मीन लेकर गया हमसे, न रियासत लेकर गया, पाकिस्तान को आज़ाद करके चला गया, उसको कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हमसे इल्म लेकर चला गया। हमारी दौलत जितना अरसा वो यहाँ रहा उतने देर तो ले गया, लेकिन जब छोड़ के जा रहा था तो हमारा इल्म लेकर गया अपने साथ, और इल्म ही आपने उससे भी हासिल करना है उसका। अभी आज लोग बोलते हैं कि साहब मगरिब से हम क्या सीखें, मैं बोलता हूँ मगरिब से इल्म सीखो, इल्म से अमीर हो गए। आजकल नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है, जिसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वो अमीर बन सकता है। अमीर बनने के लिए लेक्चर सुन के अमीर नहीं बन सकते भाई। दूसरी बात, अमीर बनने के लिए याद रखो कि इस रेस के अंदर हम सब दौड़ रहे हैं, हम सब होशियार हैं, हम सब अक्लमंद हैं, कोई रोटी को चोची नहीं कहता। आप किसी से आगे नहीं निकल सकते। स्टॉक की बात करो या इन्वेस्टमेंट के किसी और पर्सपेक्टिव की बात करो, ये सारे जो बैठे हुए हैं ना, ये 4 लोगों को खिलाते हैं तो 50 लोगों के मुंह से निवाला छीनते हैं, फिर जाके ये अमीर बनते हैं। जितने अमीरों को देखते हो ना, सूट बूट पहनकर बाबू बन के आपके सामने आते हैं, तो 4 लोगों को अपने साथ अमीर बनाया होता है। अगर स्टॉक का बिजनेस ही देख लो तो
बाकी 50 के हाथ से निवाले भी छीने होते हैं, 50 के मुंह से निवाले भी निकाले होते हैं इन्होंने, ऐसे ही नहीं अमीर बनते। बड़ा अजीब किस्म का काम है ये, मैं बता दूं आपको, स्टॉक का हो या कोई और काम हो, सिर्फ स्टॉक वालों को नहीं बोलता मैं। अब अमीर बनने के लिए एक और गुण सीखो, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव समझो। इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, इसमें मुनाफा तकरीबन आसपास का ही होता है। बैंक नहीं पसंद ना, कुछ लोग बोलते हैं बैंक नहीं पसंद, वो एक अलग बात है। बैंक में पैसा रखोगे, एक रिटर्न मिलेगा, एक रेट मिलेगा। अगर वो सेविंग सेंटर में रखोगे जाके तो एक रेट मिलेगा। सेविंग सेंटर में अभी आया था ना, खबर आई थी ज़रा अबलाग में कि रेट गिरने की वजह से लोगों ने पैसे निकाल लिए। सेविंग सेंटर में रखोगे वहाँ एक रेट मिलेगा, डॉलर खरीदोगे उसमें एक पैसा मिलेगा, गोल्ड खरीदोगे उसमें एक रिटर्न होगा। जी, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब कहाँ से हैं? अली फ्रॉम कराची। जी अली साहब, आप तो मेरे हमनाम है, हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अली माशाल्लाह यू आर वेरी गुड कंपेयर और आपकी बातों में मजा भी आता है। जी जी। एक थोड़ी सी मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि आप कभी कभार ट्रैक से उतर जाते हैं तो जो हम बैठे होते हैं कि अभी आप उसका सवाल का जवाब देंगे, अभी देंगे, और फिर ट्रैक चला जाता है। बस तो अभी आपसे जो अभी बैंक के लिए जिस कॉलर ने आपसे जो बात की थी, हाँ, उसके लिए जो कहना चाहता था कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू, शुड ही वेट और शुड ही सेल? अच्छा अली साहब, यहाँ पर असल में बात ये, क्योंकि मेरा आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, ट्रैक से मैं नहीं हटता, मैं भी बड़ा होशियार हूँ अपनी अकल और अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स को देखकर आगे चल रहा होता हूँ। असल में क्या कि इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर ना मैं इतनी कीन आए नहीं रखता, लेकिन जैसे आपने बताया कि व्हाट विल बी द सजेशन फॉर ए पर्सन हु इज़ होल्डिंग हबीब बैंक और एनी अदर बैंक फॉर दैट मैटर और एनी अदर शेयर फॉर दैट मैटर इज़ कि मैंने आपको एक बेंचमार्क बताया। देखिए फिर से मैं आपको बताऊंगा कि रियल वैल्यू कैलकुलेट एक ज़माने में मैं किया करता था, मेरा प्रोफेशन था ये रियल वैल्यू कैलकुलेट करना। रियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लोग मुझसे बड़े अजीब गरीब जो है वो मेरे इन अजीब गरीब फार्मूलों से बड़े परेशान हुआ करते थे। एक मेरे उस्ताद है, नाम मैं आपके सामने ले सकता हूँ, शायद गालिबन डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान के, उनका नाम था राहत मुनीर। उन्होंने मुझे पढ़ाया स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक, पोर्टफोलियो एनालिसिस, यानी ये जो शेयर्स जो आप बता रहे हैं राइट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। हम पाकिस्तान में नहीं है, वो जा चुके हैं यहाँ से मुल्क छोड़ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं यहाँ के मामलात हालात की वजह से। लेकिन उनको जब मैंने फार्मूला, उन्होंने मुझे बोला कि ये शेयर्स की प्राइसेस लेकर आओ, मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, सारे शेयर्स की कीमतें लेकर आ गया, सबकी सब मार्केट के बराबर। वो मेरी तरफ देखें शचो पंच के अंदर, कहें तुम कैसे करके आ गए ये सब कुछ? कहने लगा, मैंने कहा सर देखें पूरी रातें जागा हुए हैं, मैंने सोचा कौन सा फार्मूला पाकिस्तान में काम करेगा, किस तरह से मैं एक शेयर की प्राइस कैलकुलेट करूंगा, किस तरह से मैं पहुंचूंगा कि इस शेयर की कीमत क्या है। फिर मैंने क्या किया, मैंने गोरे का मॉडल उठाया। गोरे का मॉडल नेट पे चले जाएं अली भाई, नेट पे आपको मिलेगा, उसका नाम है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, या आप ऐसे समझ लें कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन मॉडल। लोग आजकल इसके बारे में बड़े फैसिनेटेड हैं, नेट पे भी मुझे सवाल आ रहे हैं, हर कोई मुझे प्रोग्राम के बारे में सवाल पूछ रहा है, वो फार्मूला बताओ जिससे शेयर की कीमत निकलती। इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, कोई मेरा अपना फार्मूला नहीं है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल होने वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा यही। तो उन्होंने मुझे कहा राहत मुनीर साहब ने कि फार्मूला कहाँ से निकाला तुमने, शेयर की कीमत तुम कहाँ से निकाल के लाए? उस ज़माने में पीएसओ की कीमत निकाल की थी, और कुछ और शेयर्स थे जिनमें नेशनल बैंक था, हबीब बैंक नहीं था, नेशनल बैंक की भी कीमत निकाली थी। आज से बहुत साल पहले की बात है, 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, 16 या 15-16 साल पहले की बात, या शायद 14 साल होंगे। उन्होंने मुझे कहा तुमने कैसे निकाला? मैंने कहा देखो मैंने क्या किया कि सर इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था पिछले साल, उसको मैंने ले लिया, उस डिविडेंड को मैंने डिवाइड कर दिया आज जो सेविंग सेंटर में मुझे रेट मिल रहा है मैक्सिमम। उन्होंने कहा ये तुम कहां से लॉजिक लेकर आए? मैंने कहा लॉजिक मॉजिक छोड़ो, कोई एक आधा बंदा पाकिस्तान का भी कोई काम कर सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ रिचर्ड माइकल जॉनसन ही सिर्फ आपको फार्मूला बता सकते हैं, एक कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी भी फार्मूला बता सकता है, उसमें 100 गलतियां होंगी। लेकिन मैंने कहा कि आप सबसे पहले रखो डिविडेंड ऊपर, डिविडेंड को डिवाइड करो, जो भी डिविडेंड दिया था कंपनी ने, 1 रुपया दिया था, 1.5 रुपया दिया था, 2 रुपया दिया था, 4 रुपये दिया था, 6 रुपये दिया था, उसको डिवाइड करो। आज सेविंग सेंटर के अंदर, जो सेविंग सेंटर चले जाओ, वहां पे एक छोटा सा लीफलेट होता है, एक कागज होता है, उस कागज को उठा के ले आओ, उस कागज के अंदर मैक्सिमम रेट पढ़ो पर एनम कितना है, ठीक है, उस रेट से डिवाइड कर दो, शेयर की एक प्राइस निकल। लाइव कॉलर जी, कौन साहब कहां से? जी लाइव कॉलर साहब जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर महफूज बात कर रहा हूँ कराची से। जी महफूज साहब हुक्म करें। सर जी आज जो मार्केट में एक रूमर चल रही थी MSCI इंक्लूजन के हवाले से जी, तो ये फाइनल डिसीजन आ चुका है या मतलब
कहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह जूड़िया बाजार में पहले खबरें निकल आती हैं, गोड़ों में इस तरह नहीं निकलती। फाइनल डिसीजन जाके जब मीटिंग होगी उसके मिनट जो आएंगे वही फाइनल कहलाएंगे, या कोई रूमर निकल आती हैं ये। महफूज भाई सच बता दूं तो पता है क्या, मेरे पर जल जाएंगे। तो मैं ऐसी बात आपके सामने अगर सारी बता दूं कि MSCI का ड्रामा क्या था, कौन कर रहा था, कौन सा शेयर चला रहा था, तो एक तमाशा मच जाएगा और मेरे ऊपर बिलावजह की तोहमत लग जाएगी। बात यह है कि हमारी मार्केट के अंदर दुश्मन ज़्यादा दोस्त कम बनते हैं। मेरे जैसा आदमी जो उल्टी सीधी बातें करता है और बहुत दफ़ा सच बोल देता है, उससे ब्रोकर मेम्बरान के जो मुफादात होते हैं उनको ठेस पहुंच जाती। मैंने आपको पहले बताया था, MSCI की पूरी रिपोर्ट पढ़ के बताई थी। उनका एक तरीकाकार होता है हाँ या ना करने का। वो मुंह पे थप्पड़ मार के हाँ ना नहीं कहते, उनका एक तरीकाकार होता है ना कहने का। वो मंतकी तौर पर एक जवाब पैदा करते हैं और उसके बाद हाँ या ना कहने की जो हक होता है या जो रिजर्व करते हैं अपना ओपिनियन, वो अपने पास रखते हैं। जब उन्होंने हाँ कहना होता है ना, तो वो हर चीज़ अच्छी बता देते हैं, कोई चीज़ बुरी नहीं बताते। उन्होंने जो आपके बारे में रिपोर्ट बताई ना, उस रिपोर्ट में उन्होंने वजाहत से बता दिया आपको कि क्या चीज़ें आप में ख़राब हैं। तो महफूज साहब उस पर बारे में बात करता हूँ। एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी कौन साहब, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं फ़खर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी फ़खर मैंने साहब, आपसे पूछना था कि नेटसोल टेक्नोलॉजीज के मैंने शेयर लिए थे 70-71 पे, उसको बाइंग की थी मैंने। अब वो चल रहा है 56 पे, अभी आपके सामने स्लाइड ही चल रही है। तो मुझे बताओ इसकी एवरेजिंग करूं या क्या करूं, उसे सेल करूं, मेरे पास है, होल्ड करूं या मजीद खरीद के कोई एवरेजिंग करूं, क्या आपका मशवरा है इसमें और क्या बताएंगे इस बारे में? फ़खर साहब, आपने मुझे अजीब किस्म के शशोपंज में फंसा दिया। पहले उनका जवाब दे लूँ फिर आपका दे लूँ, फिर लोग बोलते हैं ऑफ ट्रैक हो गए। बात यह है कि MSCI का पहले जवाब देता हूँ, फिर नेटसोल का जवाब देता हूँ। बात यह है कि MSCI की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, मैंने पहले बता दिया। उन्होंने 2 शिकायतें आपको बता दी। बोला आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक करने की ज़रूरत है, शॉर्ट सेलिंग की हमें इजाज़त दो, और अगर आपकी मार्केट जो है आ जाती है इमर्जिंग मार्केट के अंदर, तो भाई आपकी कंपनियाँ 6 रह जाएंगी टोटल। जो उसूल उन्होंने बताए हैं उसमें 6 रह जाएंगे टोटल। उन्होंने शिकायत आपको बता के साथ में बता दिया। तो अब आप क्या, अगर मैं बोल देता ना कि MSCI वाले आपके बारे में अभी उनके जहन में शक व शुबात हैं, तो हर आदमी जो है ना वो फिर मुझे पत्थर मारता, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर मारना है आसान है। मैंने 2 दफ़ा रिपोर्ट डिस्कस की, मैं आपको बताऊँ, मुझे लोगों ने रोका, क्योंकि हर एक के मुफादात जुड़े हुए होते हैं पैसे से। कोई मतलब चैनल में मुझे इजाज़त होती है, लेकिन लोग मुझे जो है ना रोकते हैं कि मत बोलो मत बोलो, मत बताओ MSCI के मुतालिक। मैं आपको सच बता रहा हूं कि MSCI वाले कोई रेडी लगाने वाले लोग नहीं हैं। ये उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होकर निकल चुके हैं जिसके ज़ेर इंतज़ाम मोंटेसरी के अंदर जो है ना अभी हमारे मार्केट प्लेयर्स ने दाखिला लिया है। तो अब जो भी उसका निकल के आता है, देखो, एक होता है रूमर, एक होता है फैक्ट। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फ़खर साहब के नेटसोल का जवाब दूंगा, पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर पर बात करूंगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी और फ़खर साहब ने हमसे सवाल पूछ लिया था नेटसोल टेक्नोलॉजी का। उन्होंने कहा मैंने महंगा ख़रीदा था, अब सस्ता हो गया। फ़खर भाई, असल में बात यह है, मैं किसी एक कंपनी के बारे में बात नहीं करूँगा, ज़रूर नेटसोल के मालिकान का भी मैंने इंटरव्यू लिया हुआ, यहीं चैनल में लिया था। बात ये होती है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, टेक कंपनी, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी कंपनियों के मुतालिक मेरी अपनी एक राय है, और वो राय गलत भी हो सकती है। वो राय ये है कि आपको जांच परख करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं वही बात करूँगा फ़खर भाई, हाथ जोड़ के आप सब सरमायाकारों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, बिल्कुल जैसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ ना, बिल्कुल वैसे हाथ जोड़ के प्लीज़ फार्मूला इस्तेमाल कर लो, प्लीज़। बहुत आसान है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरा गरामा वो पसंद नहीं, वॉल्टर मॉडल ले लो, वॉल्टर मॉडल पसंद नहीं, नेट पे चले जाओ, EPS वाला भी एक फार्मूला होता है, अर्निंग पर शेयर वाला, वो उठा लो। मेरी बात मान लो, बहुत आसान है, यकीन करो, 1+1 जैसा आसान है, कुछ भी नहीं करना उसमें। वो सारे फिगर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। वो लोग फिंगर टिप्स के ऊपर उन्होंने लिटमस टेस्ट तैयार किया है। कम से कम दे कैन टेल यू राइट प्राइस। राइट प्राइस आपके पास आ गई ना, फेयर वैल्यू, जिसकी हमारे भाई पहले भी बात कर रहे थे, मेरे हमनाम अली भाई कराची से। फेयर वैल्यू, जो फेयर ट्रेड वैल्यू जो होती है ना, डिफर कर सकती है, लेकिन एक आपके पास एक बैंड होना चाहिए कि इस प्राइस से इस प्राइस तक।
देखो ये बात सिर्फ उसकी नहीं है, ये बात और टेक्नोलॉजी कंपनीज की भी है। देखो बात ये होती है, हमेशा लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कुछ हो जाएगा, अभी कुछ होने वाला है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बचपन में एक हमारे रिश्तेदारों के यहाँ, मेरी यंग सी एक रिश्तेदार थी, उनकी शादी हो गई। मैं तो बच्चा था तब, तो उनके घर गए हम, चुटकुला सा है लेकिन बात समझने वाली है गहराई से। तो मैंने बोला कि बहन आपकी शादी तय हो गई? उन्होंने कहा हाँ। बोले अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद निकाह है। चुटकुला सा है, समझ लें इसको, एनेक्डोट। लाइव कॉलर है हमारे साथ, चलो बाकी काम बाद में बताते हैं। जी कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर, सुल्तान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान साहब। हर आदमी का नाम इतना खूबसूरत, आज तमाम लाइव कॉलरों के नाम एक से एक खूबसूरत। जी हुक्म करें सुल्तान साहब, क्या करूँ आपके लिए? सर मैं अपने सुनने वालों चाहूंगा कि 5-6 हजार पॉइंट जब यहाँ से मार्केट गिर जाए तो उससे बाइंग कर लेना, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। सुल्तान साहब आपकी राय है, इस राय से बहुत सारे लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इत्तिफाक भी कर सकते हैं। मार्केट, बहुत सारे लोग दुआ गो होते हैं कि मार्केट कभी भी ना गिरे, लेकिन सच आपको एक बात बताऊं, मार्केट गिरे भी तो बंदा पैसे कमा सकता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट के चढ़ने पर भी पैसे कमाता है, मार्केट के गिरने पर भी पैसे कमाता है। लेकिन सच बात आपको बताऊं, मसला ये है कि डेरिवेटिव्स हमारे मार्केट के अंदर अलाउ नहीं करते ये लोग। लिमिटेड अमाउंट की हमारी फ्यूचर्स की वो ट्रेडिंग है। गेम असल तब होती है जब गिरती मार्केट में भी आप पैसे कमा सको। मार्केट गिरे या चढ़े, दोनों सूरतों के अंदर आप मुनाफा कमाओ। ट्रेडर के मजे तब है। ये लोग ऐसा कोई लाते ही नहीं है प्रोडक्ट कि जो प्रोडक्ट ऐसा जबरदस्त हो जिसमें मार्केट अगर गिरे तो भी नोटू कमाओ आप, क्योंकि ये सिर्फ चाहते हैं सिंगल डायरेक्शन मार्केट जो कि तबाह कर देती है, यकीन करो, निज़ाम को, माशी निज़ाम की बात करो। ये कहते हैं सिंगल डायरेक्शन मार्केट, जब गिर जाए तो सबको दिल के दौरे आ जाए, लोग खुदकुशियां कर लें। अल्लाह माफ़ करे ऐसा ना हो, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन असल में मसला ये है कि सिंगल डायरेक्शन मार्केट क्रिएट नहीं करो ना। दुनिया भर के अंदर ये उसूल है, चढ़ती मार्केट में सब खाते हैं, गिरती मार्केट में भी कुछ लोग खाते हैं। इसके बारे में रेगुलेटर को सोचना है, इसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सोचना है। जब मार्केट गिर जाती है तो सब जाके अपने घर में छुप जाते हैं, सब दुआएं शुरू कर देते हैं। अरे भाई ये को आखिरत का, ये दुनिया का मामला है, ये दुनिया का मामला है। और दुनिया का मामला दिल के मामले की तरह होता है, कभी दिल टूट भी जाता है, कभी दिल टूट भी जाता है। ये तरीका कार होता है। दिल टूट जाए, इंसान रोना शुरू कर दे, दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, दोनों सूरतों के अंदर पैसे कमाए जा सकते हैं। होशियार आदमी किसी भी तरह टेक्निक डाल के पैसे कमा सकता है। मैं आपको बताऊं, लोगों ने नोटू तब भी कमाया जब 2008 के अंदर सन्नाटा था स्टॉक मार्केट के अंदर। 2009 के अंदर मैं जाता था, हु का आलम होता था, दूर दूर से चिड़ियों की आवाज़ें आया करती थी, तब भी लोग नोटू कमाते थे। लोगों ने ऑफ मार्केट में भी नोटू कमाया, कोई मसला नहीं। एनेक्डोट आपको बता रहा था कि मैं अपनी रिश्तेदार की शादी पे बात पक्की पर गया, बात पक्की होना कहते हैं इसको, बात पक्की होने पे गया। तो मैंने कहा लड़का क्या करता है? कहते हैं डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा डॉक्टर बनेगा, अभी क्या करता है? बोले अभी मैट्रिक में इसकी 3 सप्लियां आई हैं, लेकिन आगे चल के ये डॉक्टर बनेगा। चाहे कोई भी आईटी कंपनी हो, कोई और कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, अगर आप सुने कि वो कुछ कारोबार करेगी तो पहले ये नहीं सोचो वो करेगी या करेगा, पहले सोचो कितना काम उसने कर लिया, क्या उसने कमा लिया, क्या खा लिया। पहले हकीकत पे जाओ, फिर पोटेंशियल पे जाओ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार इस तरह तो तुम्हारा पोटेंशियल भी तुम अपना दबा रहे हो। पोटेंशियल को बिल्कुल देखो, लेकिन पहले पोटेंशियल को जांचो परखो। एक शख्स में अगर जांचो परखो, अगर इसमें पोटेंशियल लगता है, ये नोटू कमा सकता है, तो उसकी कंपनी में पैसा लगाओ। कोई भी कंपनी उसमें पैसा लगाओ, लेकिन वो फिर सब्जेक्ट टू रिस्क है। और रिस्क में क्या होता है? कमाई ज्यादा होती है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, इंटरनेशनल फिनोमेना ऑफ इन्वेस्टमेंट को सीख लो। लाइव कॉलर हमारे साथ, कौन साहब कहां से? जी लाइव कॉलर साहब, कौन साहब कहां से बोल रहे हैं? बात कर रहा हूँ। अली भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। नाम दोबारा से दोहरा दे मेरे भाई। सर इमरान बात कर रहा हूँ। मैं आपको बड़ा शौकीन प्रोग्राम देखता हूँ 9 to 10 जॉब का सुबह मॉर्निंग में। बहुत थैंक यू। अच्छी बातें करते हैं, समझे? हाँ थैंक यू। सर मुझे ये मालूम करना था कि इशाक दागर साहब जो है हमारे, यार आप भी नहीं छोड़ते। बताना है। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्लाह के फजल को नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने क्या दिल्लियाँ दिलाई हैं स्टॉक एक्सचेंज नए बजट के अंदर, सर ये बता दीजिए सर। इमरान साहब ये अफसोसनाक बात है। हाँ बस बात यही ना है इमरान साहब, बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। असल में मसला पता है क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को ना मराद देनी थी। MSCI भी बोल रहा है स्टॉक एक्सचेंज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर जोर दें। बात ये मराद तो देनी थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना था, कैपिटल गेंस टैक्स को ख़त्म करना था, डिविडेंड, वो अपना स्टॉक डिविडेंड जिसे आप लोग बोनस कहते हो, बोनस के ऊपर पैसे यार
इट डजेंट मेक एनी सेंस, यू नो, इट डजेंट मेक एनी सेंस व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन पता है क्या, मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो है ना, वो यहाँ पर बड़ा अजनबी सा महसूस करता है, क्योंकि फाइनेंस का कोई रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हर आदमी कहता है मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है, मेरे सितारों ने मुझे बता दिया, नजूमियों ने मुझे बता दिया, या फिर जैसे आपने बता दिया कि रिश्तेदारों को आम मुद्दों के ऊपर फायज करके उनसे पॉलिसी ले ली। इसाक डार साहब के बारे में बात नहीं कर रहा आपने, तो फिर भी उनको बहुत सारे कसदी बातें, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये काम होता है विजनरीज का। लेकिन अब नहीं दिया स्टॉक एक्सचेंज को, तो नहीं दिया। लाइव कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब कहाँ से? जी कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सईद बोल रहा हूँ कराची से। सईद भाई थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दें टीवी का। अच्छा जी, मैं ये पूछ रहा था, ये जो आपने फार्मूला बताया है, बिल्कुल, तो ये किस हिसाब से कैलकुलेट होगा? दोबारा से बताऊं, ये फार्मूले की बड़ी डिमांड आ गई मार्केट के अंदर। मेरे भाई इंटरनेट अगर खोला हुआ हो या स्मार्टफोन जिसके ऊपर फेसबुक के ऊपर बहुत सारी वीडियो और तस्वीरें देखते हो, इसके ब्राउजर में जाना और सिर्फ एक छोटी सी चीज लिखना, गॉर्डन मॉडल या गॉर्डन मॉडल फार्मूला। जो ही फार्मूला लिखोगे एक अजीब व गरीब किस्म का फार्मूला सामने आ जाएगा। उस फार्मूले की तशरीह आपको बता देता हूं। वो मॉडल जो है और कुछ भी नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, ना ये पूछ रहा है कंपनी किस कीमत पे खरीदी थी, ना ये बोल रहा है किस कीमत पे बेचना चाहते हो, ना ये पूछ रहा है कि मार्केट इस वक्त किस पोजीशन के अंदर है, ना ये पूछ रहा है कि मार्केट कल किस पोजीशन के अंदर होगी। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा है, ये बता दो कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, कल कितना दिया था, आज कितना दिया। इसको मैं और तफसीली आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है। कौन साहब कहाँ से जनाब? मेरा नाम है अनवर इकबाल। अनवर साहब हुक्म कीजिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर ये बताइए, जो स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कंपनी को डीलिस्ट कर देता है, डिफॉल्टर में डाल देता है, उसकी ट्रांजैक्शन बैन कर देता है। इसमें एक निराला का केस अभी है, निराला फूड का। अब ये आप बताइए कि हम लोगों ने पैसे लिए हैं, शेयर लिए हैं, सीवीटी भी दी है उसके ऊपर, और ना डिविडेंड मिला, इन्होंने उठा के उसको उसकी ट्रांजैक्शन बंद कर दिए। अब ये हमारे पैसों का कौन हिसाब किताब देगा? ये स्टॉक एक्सचेंज देगा या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि उसने हमसे सीवीटी वसूल किया है? और ये डिफॉल्टर का कोई टाइम होना चाहिए कि कितने दिन में ये केस हल हो जाएगा, या हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे पैसे वापस करे। अनवर साहब आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। मैं समझ सकता हूँ कि आप दिल जले होंगे इस वक्त। सरमायाकारी जब निकल जाती है ना हाथ से, बंदे को बड़ा दुख होता है और बड़ा गुस्सा आता है। बात आपने कुछ इस नौयत की है कि इस मसले का हल तो करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने एक कंपनी का जिक्र किया और उस कंपनी से जो है वो मेरा कोई नाता ताल्लुक़ तो नहीं, लेकिन कुछ वो आइटम बनाया करती थी मिठाई के जो मुझे बड़े पसंद थे। तो रोज़े के अंदर मैं उस बारे में ज़िक्र नहीं करूँगा, ना मैं किसी और चीज़ का जिक्र करूँगा। लेकिन बात यह है कि लोगों को उम्मीद थी कि वो अच्छे पैसे कमा के देगा, क्योंकि बिज़नेस तो उसका अच्छा है, मालकान भी ठीक हैं। यानी मेरे फार्मूले के ऊपर वो फिट बैठ रहा था वक्ती तौर पर। बिज़नेस का एक्सपीरियंस भी था, बिज़नेस मॉडल भी था, मालिक भी ठीक थे। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का मामला आ गया। बात आपने सही की, किस तरह से अब इस मसले को हल किया जाए। रेगुलेटर से मेरी गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाई अनवर का मसला हल करने के लिए कोई सलूशन निकालें, और ऐसे जिनकी ट्रेडिंग नहीं हो पा रही शेयर्स की, उनके सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन कम से कम बिज़नेस प्लस के प्लेटफॉर्म से हम इस चीज़ को वाज़े कर दें कि हमारे छोटे और दरमियाने दर्जे के सरमायाकार जो कि शेयर्स खरीदते हैं, उनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एक और लाइव कॉलर है। कौन साहब कहाँ से जनाब? कौन साहब हैं जनाब, कहाँ से? आवाज़ आपको मेरी पहुँच रही है? अच्छा खैर कोई बात नहीं, वो फार्मूला मैं उनका कंप्लीट कर दूं। फार्मूला मेरे भाई ने पूछा था, फार्मूला मैं आपको बता देता हूं भाई, दोबारा से दोहराता हूं, गौर से सुनिएगा। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन मॉडल का फार्मूला नेट से निकाल लो। या कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, कोई न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है। यही फार्मूला दुनिया जहां के अंदर कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन या कॉमन स्टॉक प्राइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मेरे शागिर्द भी कहते हैं, स्टूडेंट भी कहते हैं, सर कहाँ फंस गए, एक फार्मूले के अलावा कोई जानते ही नहीं हो, कोई बात ही नहीं करते हो। बाबू, डिविडेंड पेइंग कंपनी के लिए सबसे आसान काम यह है कि ये फार्मूला उठा लो। इसमें डिविडेंड, उसके अंदर फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक और फार्मूला है, उसमें ग्रोथ। एक्चुअली बेसिकली वो क्या है कि सालाना बुनियादों पर कंपनी तरक्की कितनी करेगी। मैंने उसका अपने तौर पे फार्मूला बना लिया। मैंने कहा चलो कंपनी कोई भी तरक्की नहीं करेगी, कंपनी की तरक्की को मैंने ज़ीरो रख दिया। इसका मतलब मैंने डिविडेंड जो पिछले साल उसने दिया था उसको मैंने डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया? जो
सेविंग सेंटर के अंदर मुझे जाके मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो निस्बतन रिस्क फ्री होता है। ठीक है, मैंने जब उसको डिवाइड किया, अच्छा उसको अब करने का तरीका सीखो। 2 रुपया डिविडेंड दिया कंपनी ने, 1 रुपया डिविडेंड दिया, 1 रुपये को ऊपर लिख दिया, नीचे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद परसेंटेज जो है ना हमेशा वो डिवाइड बाय 100 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 6% लिखना है तो 0.06 इसके माने होते हैं 6%, तो आप इससे डिवाइड करोगे 0.06 से। ठीक है, एक और लाइव कॉलर है जी, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जवाद बोल रहा हूँ मुल्तान से। जवाद साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? माशाल्लाह बड़े चहक रहे हैं आज चेक रहा हूँ। आज आपने मुल्तान से कॉल कर दी, मुझे बाबा आइसक्रीम की याद आ गई जो घंटा घर के पास हुआ करता था, मैं बचपन में खाया करता था। हुक्म करें आप, मैं आपके लिए अब वो कैंट वाले इलाके में अच्छा शिफ्ट हो गई है, कैंटोनमेंट चली गई। हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा सर, ये बताइए जो दीवान सीमेंट है जी, इसके बारे में क्या, इसकी क्या अर्निंग पर शेयर क्या है, इसका सिस्टम क्या है, इस पे क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? थोड़ा सा आपसे एक्सपर्टीज लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, दीवान सीमेंट का आपने पूछा। आज तो मेरे ख्याल 51 पैसे गिरा है ये, बस इतना ही। तहकीक असल में मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की हुई, सच्ची जो बात है, वरना एक एक शेयर के ऊपर एक ज़माने में मैं बड़ी तहकीक किया करता था। वॉल्यूम भी आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि ये है। डिविडेंड दिया दीवान ने, वो कॉलर अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर बात ये कि अच्छा अब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ये फार्मूला बता रहे हो, बार बार बताए जा रहे हो, एक ही फार्मूला बताए जा रहे हो, उसी फार्मूले पे अटके हुए हो। ऐसी कंपनियां बहुत हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिविडेंड नहीं देती, ऐसी भी कंपनियां बहुत हैं जो कि अपनी पार वैल्यू या अपनी फेस वैल्यू से कम पे बिक रही हैं। उनके लिए क्या फार्मूला होगा भाई? 2 दिन से बता रहा हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ। उसके लिए बुक वैल्यू पर शेयर भी निकालना है, नंबर 1, बुक वैल्यू पर शेयर भी निकालना है। नंबर 2, जिस फार्मूले से मैं भी चलता हूँ वो ये है कि सबसे पहले ये देखना है क्या वो अपनी पार या फेस वैल्यू से सस्ता तो नहीं बिक रहा। अगर अपनी पार वैल्यू या फेस वैल्यू से सस्ता बिक रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भाई मैं अच्छी चीज़ ही खाता हूँ, मैं बुरी चीज़ क्यों उठाऊँ खाऊँ? छोटे और दरमियाने दर्जे के सरमायाकार को मैं ज़्यादा रिस्क लेने के लिए क्यों कहूँ? भाई मुनाफा कमा के घर जाना है ना, तो मेरी बात सुनो, जहाँ मार्केट के अंदर इतने सारे शेयर हैं सब में हाथ डालने की ज़रूरत थोड़ी है। अच्छे आइटम उठाओ, वक्त मिला तो पूरी विश लिस्ट बना के दूंगा। मेरी एक विश लिस्ट के माने ये होते हैं कि जो शेयर मुझे अच्छे लगते हैं तो उनकी पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा कि ये शेयर हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, इनमें से ले लेना जो उनसे लेने। जैसे बूफे में जाते हैं, बूफे खाते हैं, आपने देखा होगा, वलीमा खाने का हमें बहुत शौक होता है। चीज़ हम वो खाते हैं जो हमको पसंद हो, जो अच्छी हो जायके में, या हम हर चीज़ खा लेते हैं, बदजायका चीज़ भी खा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, कमज़र्फ होते हैं, बदजायका चीज़ भी खा लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आए हो, ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसी चीज़ जिसमें जायका ना हो, मज़ा ना हो, लज्जत ना हो, लुत्फ़ ना आए, उसमें पैसा डालते हैं, क्या ज़रूरत? ब्रोकर ने कह दिया, ब्रोकर की बात तो बिल्कुल नहीं माननी, रियल एस्टेट हो या स्टॉक, बिल्कुल ब्रोकर की बात नहीं माननी। ब्रोकर की तो बात, वो कुछ कह रहे हैं ना, उसकी बात मानने से इनकार कर देना। ब्रोकर तो सिर्फ माल चलाने बैठा भाई। ब्रोकर का मकसद क्या है कि आपको किसी भी शेयर में फंसाना है, उसने तो अपना कमीशन कमाना है और आपने कुछ भी नहीं करना। ब्रोकर आगे मेंबर के नीचे काम कर रहा है, मेंबर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर माल चला रहा है। छोटे छोटे ब्रोकर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ताकत काफ़ी पकड़ ली है, वो कभी कभी माल चलाते हैं अलहदा से। वैसे ब्रोकर की बातों में मत आओ आप, जब तक कि आप जो श्योर नहीं हो जाओ कि ये जो बात कर रहा है ये सही कह रहा है। हर ब्रोकरों के खिलाफ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो ब्रोकर भी, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं और ब्रोकर भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, SMS कहेंगे तुमने किस तरह की बातें कर दी। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, बात मैंने बहुत सारी तवील करनी थी, फार्मूला आपको बहुत सारे बता दिए मैंने। अब इन फार्मूलों पे थोड़ा थोड़ा अमल करने का तरीका भी सीखो, और भी फार्मूले बताऊंगा आने वाले दिन के अंदर, हल्के फुल्के बताऊंगा, मुश्किल वाले फार्मूले नहीं बताऊंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं, पैगामात हमें भेजते रहना, प्रोग्राम मेरे देखते रहना, इंटरनेट पर फेसबुक पर मुझे लाइक करते रहना, बिजनेस प्लस को भी लाइक करते रहना। आज का वक्त ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।